हेलो सीटेट एस्पिरेंट। सीटेट को पास करना बहुत ही बड़ा आसान काम है यदि सही गाइडेंस और सही स्ट्रेटजी से तैयारी की जाए तो। बिना सही गाइडेंस के, बिना सही स्ट्रेटजी के लगभग 70 to 80% के बीच बच्चा हर बार फेल कर जाता है। चाहे पेपर 1 की बात कर ली जाए, चाहे पेपर 2 की बात कर ली जाए। यदि आप पहली बार सीटेट देना चाह रहे हो, या आप 2 से 3 बार सीटेट दे चुके हो और हर बार फेल हो जाते हो, या आप 2 से 3 मार्क्स से फेल हो जाते हो, या सीटेट तो पास हो जाता है बट एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर बूस्ट नहीं कर पाते हो, तो मैं आप लोगों से एक ऐसी स्ट्रेटजी रिवील करना चाहता हूं जिससे आप लोग आसानी से इन सभी प्रॉब्लम्स को क्रॉस करते हुए 130 प्लस का स्कोर ले पाओगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा भाई। इससे पहले एक डाटा चेक कर लेते हैं जो सीबीएसई ने फरवरी 2026 में डिस्क्लोज किया था भाई। पेपर 1 की बात की जाए तो रजिस्टर्ड कितने बंदों ने करवाया? 12,11,611 बंदों ने। पेपर देने के लिए कितने गए? 10,65,410 बच्चे। क्वालिफाई कितने हुए? 3,58,937 बच्चे, जो टोटल का कितना परसेंट के आसपास है? 33.5% के आसपास है। पेपर 2 की बात की जाए तो रजिस्टर्ड कितने बंदों ने किया? 21,56,459 बंदों ने। अपियर्ड कितने हुए? 18,67,428 बंदे। क्वालिफाई कितने हुए? 3,46,738 बच्चे, जो टोटल का कितना परसेंट है? 18.5% के आसपास है। यदि टोटल रजिस्टर्ड की बात करूं पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, 26,49,129 बच्चों ने रजिस्टर्ड करवाया। अपियर कितने हुए? 23,24,625 बंदे। क्वालिफाई कितने हुए? लगभग 6 लाख, जो टोटल का कितने परसेंट के आसपास है? 25.5% के आसपास है। मैंने आपको बताया ना, हर साल 70 से 80% के बीच बच्चा फेल कर जाता है बिना सही गाइडेंस के, बिना सही स्ट्रेटजी के भाई। फिर बात कर लेते आगे भाई। जो सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वो पेपर लेवल 1 और लेवल 2 पे होता है। बोले तो पेपर 1 की बात की जाए तो आप प्राइमरी टीचर बनोगे क्लास 1 से क्लास 5 तक के। पेपर 2 की बात की जाए तो आप ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर या अपर प्राइमरी टीचर बनोगे क्लास 6 से क्लास 8 के लिए। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें 150 क्वेश्चंस आते हैं, 150 मार्क्स का होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, और जो टाइम होता है 150 मिनट बोले तो 2.5 घंटे का होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है फिर भी बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाता है, उसके पीछे क्या रीज़न रहा होगा। और मैं आप लोगों से कुछ गोल्डन रूल्स भी डिस्कस करने वाला हूँ जिससे आप लोगों का स्कोर बूस्ट करेगा और आप लोग अच्छा स्कोर बूस्ट कर पाओगे भाई। क्लियर? फिर आगे चल पड़ते हैं भाई। भाई टारगेट सेफ स्कोर क्या होता है? यदि जनरल कैटेगरी की बात की जाए तो मार्क्स कितने लेके आने होते हैं? 90 मार्क्स, जो टोटल का 60% होता है भाई क्वालिफाई नेचर के लिए। यदि रिजर्व कैटेगरी की बात की जाए जिसमें ओबीसी, एससी और एसटी है, इनको 82 मार्क्स चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। क्लियर आपको कि सर? बिल्कुल क्लियर। जो ये सीटेट का एग्जाम होता है वो ओनली क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है। ये मत सोचेगा मैंने सीटेट क्वालिफाई कर दिया अब मुझे गवर्नमेंट टीचर की जॉब मिल जाएगी, नहीं। आप अप्लीकेबल हो जाते हो ओनली, क्योंकि बस एग्जामिनर ये चेक करना चाहता है आप टीचर बनने के काबिल हो या नहीं हो। जहाँ सीटेट वैलिड होगा उस स्टेट में या सेंट्रल लेवल पे जितनी भी जॉब्स मिलेगी वहाँ आप अप्लीकेबल कर पाओगे टीचिंग एग्जाम्स की जॉब्स के लिए। बात क्लियर आपको कि सर? बिल्कुल क्लियर भाई। अब बात कर लेते हैं सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। यदि आप ये मान के चलते हैं भाई मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मुझे तो 90 का ही स्कोर चाहिए, 90 का स्कोर आ जाए बस मेरी बात बन जाए, क्योंकि इसमें रैंकिंग का कोई मसला नहीं है कि रैंक ज़्यादा होगी उसको पहले गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, रैंक कम होगी उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी, तो रैंकिंग का तो मसला है नहीं। अब बात कर लेते हैं, यदि मैं अपने दिमाग को 90 मार्क्स के लिए ट्रेंड करूँगा तो मेरा दिमाग उसी हिसाब से काम करेगा और वो 90 मार्क्स की बजाय कितना मार्क्स लेके आएगा? 80, 85, 86, तो आप फेल कर जाओगे। यदि आपका टारगेट बड़ा होगा उसी के हिसाब से मैं माइंड को टारगेट करूंगा, ट्रेंड करूंगा, तो मैं आसानी से अच्छा स्कोर बूस्ट कर पाऊंगा। आसानी से यहाँ जनरल कैटेगरी में मैंने लिखा है 105 का स्कोर कर पाओगे, और यहाँ पे भी आसानी से, बिल्कुल आसानी से 95 प्लस का स्कोर कर पाओगे रिजर्व कैटेगरी के लिए। अब किन बातों पे विचार किया जाए, कहाँ बच्चा ज़्यादा गलती करता है, उन पे बात कर लेते हैं। बिगेस्ट मिस्टेक्स ऑफ एस्पिरेंट्स, छात्रों की सबसे बड़ी गलतियाँ क्या क्या करता बच्चा? क्या करेगा बच्चा? ओनली प्रैक्टिसिंग एमसीक्यूज विदाउट कंसेप्ट। बच्चा क्या करने लग जाएगा भाई? किसी भी टीचर से पढ़ना स्टार्ट कर देता है एमसीक्यूज टाइप में। हाँ,
टीचर बता रहा है चारों ऑप्शंस के बारे में, बट वो क्या कर रहा है, कंसेप्ट नहीं सीख रहा। क्लियर। आप लोगों ने देखा था 2024 में सीटेट का पेपर हुआ, 2026 में सीटेट का पेपर हुआ। भाई 2026 का जो लेवल था 2024 से बढ़ के था। मतलब जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा वो कभी भी सीटेट को क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। यहाँ क्वेश्चंस रिपीटिशन नहीं होते, एक आधा क्वेश्चन रिपीट हो गया, बड़े तुक्के की बात है, नहीं तो क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। हाँ कंसेप्ट क्लियर होगा, अब कुछ भी पूछ लेगा मैं आसानी से आंसर दे पाऊंगा। ठीक है। बच्चा एनसीईआरटी नहीं रीड करता है, एनसीईआरटी को रीड करना मस्ट है। एनसीईआरटी रीड करोगे तभी आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, फिर कितना भी लेवल्स क्यों ना आप कर जाए आप आसानी से सीटेट को क्वालिफाई कर पाओगे। बच्चा किसको इग्नोर करता है, पेडागोजी को इग्नोर करता है। बच्चा ये सोचता है लास्ट के 10 दिनों में मैं पेडागोजी तैयार कर लूँगा और मैं आसानी से सीटेट को क्वालिफाई कर पाऊँगा, जो ये बच्चे की सबसे बड़ी गलती होती है। क्योंकि आप लोगों को एक बात तो पता है, ईवीएस में भी पेडागोजी आएगी, मैथ में भी आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, ठीक है, सीडीपी में भी पेडागोजी आती है। क्लियर। मतलब हर चीज़, चाहे आपका एसएसटी है वहाँ पे भी पेडागोजी आएगी, साइंस है तो वहाँ पे भी पेडागोजी आएगी, मतलब हर सब्जेक्ट में पेडागोजी आती है। क्लियर। यदि वहाँ पे आप ये मान के चलते यदि 90+ के आसपास, 90 के आसपास पेडागोजी का सब्जेक्ट खुद का है और आप ये चाहते हो मैं 10 दिनों में स्कोर बूस्ट कर पाऊंगा, तो ये आपकी गलत सोच है। मतलब आप लोगों को पेडागोजी साथ ही साथ टैकल करनी पड़ेगी। यदि आप लोग पहली बार में ही सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हो या एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर बूस्ट करना चाहते हो, कीपिंग मॉक टेस्ट एंड रिवीजन, बच्चा क्या करेगा, मॉक टेस्ट को रिवाइज करना बंद कर देगा। आप लोगों को क्या करना चाहिए, 2011 से सीटेट स्टार्ट हुआ था और 2026 तक जितने भी प्रीवियस पेपर्स हुए हैं उनको आपको पढ़ना चाहिए, वहाँ से कंसेप्ट भी क्लियर होगा। पहले तो वो चैप्टर पढ़ना है। क्लियर। सारे चैप्टर्स रीड आउट कर लिए, जैसे हमारी जो सीरीज चल रही है वन शॉट रिवीजन, उस तरीके से सारा चैप्टर हमने कवर किया एनसीईआरटी बेस्ड। क्लियर। उसके बाद फिर मैं पहुंच जाऊंगा प्रीवियस पेपर्स पे। मैं भी आप लोगों को प्रीवियस पेपर सोल आउट करवाऊंगा 2011 से 2026 तक के, जो टोटल 33 सेट्स बने हैं वो सारे के सारे भाई विद पेडागोजी। क्लियर। फिर उसके बाद हम ईवीएस पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, इन सारी पेडागोजी की भी बात करेंगे और सीटीपी के कुछ चैप्टर्स की भी बात करेंगे। क्लियर। और हम 2011 से लेके 2026 तक के सारे प्रीवियस पेपर सोल आउट करेंगे। क्लियर। तो मॉक टेस्ट को रिवाइज नहीं करता है भाई, यदि कोई क्वेश्चन गलत हुआ है तो उसको हैंड रिटन करना पड़ेगा, हैंड रिटन करने के बाद उसको रिवीजन भी करना पड़ेगा। मॉक टेस्ट तो लगा लिया भाई, जो उसने गलतियां की उसने एक बार देख लिया, उसको लिखा नहीं, फिर वो बाद में रिवीजन नहीं करेगा, तो जो गलती पहले की थी वो गलती बाद में फिर होगी, फिर उसका जो स्कोर होएगा फिर वो कितना रहेगा, वो रहेगा 82, 85, 87। मतलब है भाई मॉक टेस्ट को स्किप नहीं करना है, आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बैंक लीजिए, किसी भी पब्लिकेशन का लीजिए, पर मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि ये आपका ऑफलाइन मोड पे एग्जाम होता है। क्लियर। ओएमआर शीट में आपको फिल करना भी आ जाएगा गोला। क्लियर। बिल्कुल क्लियर सर। फिर चलते हैं आगे। अब आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, क्या पीवाईक्यू लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए, कौन से टॉपिक से 100% पढ़ना चाहिए और टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगा, अब इन बातों पे बात कर लेते हैं जो गोल्डन रूल्स हैं। अब बात कर लेते हैं बुक्स की बात। आप लोगों को एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। क्लियर। आप ये मत सोचिएगा मुझे ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है या न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है, आप लोगों को दोनों एनसीईआरटी यदि अवेलेबल है तो दोनों के दोनों पढ़ लीजिएगा। ऐसे बहुत से संस्थान हैं जो आप लोगों को एनसीईआरटी प्रोवाइड करवा रहे हैं, कुछ समथिंग कुछ चार्ज लेके, तो आप वहाँ से भी बाय करके रीड आउट कर सकते हो। पीवाईक्यू लगाना मस्ट है। 2011 से लेके 2026 तक के आप लोगों को आपका लेवल पता चलेगा, आपका कंसेप्ट का लेवल पता चलेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। तो आपको सारे पीवाईक्यू लगाने हैं, कोई एक बुकलेट ले लो, नहीं तो मैं भी सोल आउट करवाने वाला हूँ भाई, मैं मैथ्स के सोल आउट करवाने वाला हूँ, पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए, विद पेडागोजी। इंग्लिश पेडागोजी भी करेंगे, हिंदी पेडागोजी भी करेंगे, मैथ्स पेडागोजी भी करेंगे, और कुछ चीज़ें तो मैं पेडागोजी की डिस्कस कर भी चुका हूँ, आप हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो। फिर आप लोगों को भी पता चल जाएगा कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से 100% एग्जाम में आता ही है। जैसे भी मैं बताऊँ मैथ्स पेडागोजी की बात कर लीजिए, तो मैंने वो टॉपिक डिस्कस किए जहाँ से हर बार 2 मार्क्स तो आते ही आते हैं। जैसे वैन हीले का सिद्धांत, क्लियर, वहाँ से मिलता ही मिलता है। नेचर ऑफ मैथमेटिक्स वहाँ से मिलता ही मिलता है। भाई ऐसे कुछ टॉपिक्स होते हैं
हर जगह जहाँ से आप लोगों को क्लियर पता चलेगा कि इन टॉपिक्स को तो 100% पढ़ के जाना है। टाइम मैनेजमेंट कैसे आएगा, आप लोग जब PYQ लगाओगे, OMR शीट पे लगाओगे ना, गोले भरोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि गोला भाई इकट्ठे भरने हैं या मुझे एक सेक्शन कंप्लीट होते ही भरना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, भाई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, गोला भर दिया, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फिर गोला भर दिया। ऐसे नहीं करना। आपको करना क्या है, OMR शीट बेस आपका एग्जाम होता है, ऑफलाइन मोड पे एग्जाम होता है। आपको करना क्या है, एक सेक्शन को निपटाओ, उस सेक्शन के इकट्ठे गोले भर दो, फिर अगला सेक्शन निपटाओ, उसके इकट्ठे गोले भर दो। ये मत कीजिएगा मैं सभी के गोले एक साथ भरूंगा, फिर वो फिल ही नहीं हो पाएंगे और बच्चा फेल कर जाता है। इन कारणों से बचना है बच्चे को। क्लियर, बिल्कुल क्लियर सर। फिर चल पड़ते आगे भाई। अब द गोल्डन सीक्रेट टू सिलेक्शन, चयन का सबसे बड़ा रहस्य है NCERT ओल्ड प्लस न्यू दोनों अटेम्प्ट करनी है। मैं आप लोगों को NCERT भी प्रोवाइड करवा दूंगा हिंदी मीडियम में। आप हमारे लवी मैथमेटिक्स ऐप में जाइएगा और फ्री नोट्स, टेस्ट सीरीज और सिलेबस में जाके फ्री के नोट्स ले सकते हो, पेडागोजी के फ्री के टेस्ट लगा सकते हो। क्लियर, फ्री में NCERT बुक्स को भाई एक्सपोर्ट करवा के भाई आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो, वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया है। ऐसे ही पेडागोजी के भाई PYQ मैं सोल आउट करवाने वाला हूँ भाई। NCERT प्लस पेडागोजी प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स सीटेट पास, और एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर हासिल कर पाओगे 130 प्लस का। इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। यही है गोल्डन रूल सीटेट को पास करने का। यदि कोई टीचर ये दावा कर रहा है कि मैं MCQs ही कर लो, यहाँ से आपका पेपर पास हो जाएगा, मैं चारों ऑप्शनों को आसानी से बता रहा हूँ, इस ऑप्शन से ये ऑप्शन क्यों कटा, ये ऑप्शन क्यों कटा। भाई MCQ करने की वजह आपको ये देखना पड़ेगा ये NCERT बेस्ड सीरीज है या नहीं है। क्लियर। दूसरी बात, यहाँ से मेरा कंसेप्ट बिल्डअप हो रहा है या नहीं हो रहा है। यदि कंसेप्ट बिल्डअप नहीं हो रहा है तो उस टीचर को छोड़ देने में ही हमारी भलाई है भाई। क्लियर, बिल्कुल क्लियर भाई। तो अब सब्जेक्ट वाइज मास्टर स्ट्रेटजी, अब आप लोगों को पता है CDP, ठीक है, मैथमेटिक्स की बात की जाए, EVS की बात की जाए, EVS ओनली पेपर 1 में आती है। क्लियर। साइंस पेपर 2 की बात की जाती है, SST पेपर 2 में आती है, लैंग्वेज 1 और 2 पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आती है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो उसके लिए आप लोगों को NCERT तो पढ़नी ही पड़ेगी। अब एक बात का ध्यान दीजिएगा, आपको EVS पढ़नी है ना, तो आप कहोगे सर 3 से 5th के बीच EVS आती है, जिसकी NCERT बुक्स है ओल्ड भी और न्यू भी, मेरे लवी मैथमेटिक्स ऐप पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। एक्सपोर्ट करके प्रिंट आउट निकलवा लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट। NCERT पढ़ के जानी है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो आप लोग वो चेक कर लीजिएगा भाई। भाई हर रोज 1 से 2 क्लास अपलोड हो रही है वहाँ पे, ठीक है, मतलब 1-2 क्लास की NCERT अपलोड हो रही है, ओल्ड वाली भी नई वाली भी, तो वो आप लोग आसानी से कर पाओगे। मतलब प्राइमरी लेवल है ना, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, मुझे ना 3 से 5th तक की EVS ही पढ़नी है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर, क्योंकि आप लोगों का ये प्राइमरी लेवल है। और यहाँ जो CBSE पूछता है ना, उन्होंने बताया यदि आपका लेवल प्राइमरी है ना, तो 1st लेके 5 तक के क्वेश्चंस, जैसे क्वेश्चन ये मैं आप लोगों से अराइज करूंगा, ठीक है। उसी प्रकार यदि आपका लोग है भाई मैथ और साइंस है, तो साइंस का जो लेवल होता है 6 से 8 होता है। आप कभी कभार ऐसा होता है 9th को टच कर गया, नहीं तो 6 से 8 तक का ही रीड आउट करके जाना है। CDP आपको NCERT से पढ़नी है, लैंग्वेज 1 और 2 आप लोग NCERT से पीरियड पढ़िएगा, मैथ्स पेडागोजी पढ़िएगा, तब जाके पेपर क्वालिफाई आसानी से हो जाएगा भाई। अब बात कर लेते हैं आगे, मैथमेटिक्स और साइंस की स्ट्रेटजी, गणित एवं विज्ञान की रणनीति क्या होगी, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ मैथ्स और साइंस भाई। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। बच्चे को कैसे समझाना है, यह फॉर्मूले से ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। आप लोगों को एक बात तो पता ही है भाई, एक होती है इंडक्टिव, ठीक है, और एक होता है डिडक्टिव, ठीक है। डिडक्टिव क्या होता है, रूल टू एग्जाम्पल। क्लियर, नियम से उदाहरण की ओर। अब बच्चा क्या करेगा, क्लियर, पहले बच्चे को जो समझाया जाएगा ना, वो किससे जाएगा, रूल टू एग्जाम्पल की ओर ले जाएगा। मतलब रटना नहीं है, मेमोराइज नहीं करना है, चीज़ों को समझना है, कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट को समझ लेते हो आप आसानी से पेपर क्वालिफाई कर पाओगे। यदि आप चीज़ों को रट रहे हो, ठीक है, आप चीज़ों को समझ नहीं रहे हो, आप NCERT को नहीं पढ़ रहे हो भाई, उसके बगैर आप लोगों का सीटेट पास करना बहुत ही बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है भाई। आप लोगों को इस हर चीज़ पे फोकस करना है भाई। साइंस में भी मानव शरीर पे रोजमर्रा का विज्ञान भाई को रिलेट करके पढ़ना है डेली लाइफ से।
क्लियर। जीव विज्ञान में चित्र, मतलब चित्रों के माध्यम से बच्चे को आसानी से समझ में आता है। बस आपने ये देखना है, मुझे अपना जो थॉट है ना, वो जो थॉट प्रोसेस है वो बच्चे के लेवल पे ले जाके सोचना है, ना कि मैं बड़ा हो चुका हूँ मुझे अपने लेवल पे सोचना। इस बात का ध्यान रखना है, पेडागोजी आसानी से करना स्टार्ट कर दोगे। और मैंने बहुत ट्रिकी वे से पढ़ा रखी है, ठीक है, हर चीज़ का ट्रिक बताते हुए आगे पढ़ रहा हूँ भाई। आप लोग पढ़ के तो एक बार देख लेना भाई, ठीक है। हाउ टू मास्टर एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी पढ़ने का सही तरीका, पढ़े फिर हाइलाइटर से हाईलाइट करे, चाहे आपका येलो है, ग्रीन हाइलाइटर, जो भी हाइलाइटर आपके पास, उसके पास स्मार्ट नोट्स बनाए और उनका बार बार रिवीजन करें। ये एक चैप्टर 1 पेज या 1.5 पेज पे आ जाना चाहिए आपका, क्लियर। पेपर के टाइम पे आप उनको रिवाइज करके जाओगे, ना कि उस पूरे की पूरी एनसीईआरटी को। इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है, यहीं से स्कोर बूस्ट होता है। मेरा भी स्कोर आसानी से बहुत तरीके से यहीं से बूस्ट हुआ था, क्लियर। आप आसानी से स्कोर आसानी से बूस्ट यहाँ से कर पाओगे भाई, क्लियर। ईवीएस और मैथ्स प्राइमरी लेवल पे क्लास 3 से 5, ठीक है। पेपर 2 के लिए साइंस और एसएसटी होती है, 6 से 10th लेवल पे पूछी जाती है। आपको ऐसे ही हाईलाइट करके नोट्स बनाने हैं, स्मार्ट नोट्स बनाने हैं, उन्हीं का रिवीजन करके जाना है। और ये एनसीईआरटी पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका है और आसानी से आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब देखो, द पीवाईक्यू रूल सो लास्ट 10 ईयर पेपर्स 3 टाइम्स, क्लियर। अब मैंने क्या करूँगा, अब मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज, मेरा टारगेट है चैप्टर वाइज चीज़ों को सोल आउट ख़त्म करवा देने का भाई 5 तारीख तक का। उसके बाद मैं 2011 से लेके 2026 तक के कुछ सालों में नहीं हुए हैं सीटेट का एग्ज़ाम, ठीक है, जैसे 2025 में नहीं हुआ, 2020 में नहीं हुआ, क्लियर। उन सालों को अवॉइड करते हुए सारे के सारे सेट विद पेडागोजी मैं सोल आउट करवाने वाला हूँ। मैथ्स के, क्लियर, फिर मैथ्स पेडागोजी, फिर ईवीएस पेडागोजी, साइंस पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, ठीक है, हिंदी पेडागोजी, सीडीपी, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को रिवाइज करवाने वाला हूँ हर रीजन के साथ एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाई, क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो ये स्ट्रेटजी आप लोगों को फॉलो करनी है भाई। आपको पीवाईक्यू भाई 10 सालों के अटैम्प्ट करने हैं। कितनी बार टोटल अटैम्प्ट करने हैं? 3 टाइम्स हम अटैम्प्ट करने हैं, क्लियर, ठीक है। तो ये बता रखा है, पहली बार कब करना है, दूसरी बार कब करना है, और तीसरी बार आप लोगों को रिवीजन कब करना है, क्लियर। आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर। फिर आ गया जो भाई फाइनल 30 डेज एक्शन प्लान, अंतिम 3 दिनों की रणनीति क्या होनी चाहिए, ठीक है। पहले तो वो बात जो आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए, न्यू बुक्स लास्ट के 30 डेज में आपको कभी भी नई बुक्स नहीं पढ़नी चाहिए भाई, ये नहीं करना चाहिए। आज मैं इस यूट्यूब चैनल से पढ़ रहा था, आज इस टीचर से पढ़ रहा था, मुझे अब 30 दिनों में मैराथन क्लास किसी और टीचर की दिखाई दी, अब उससे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। टीचर पे विश्वास रखो, पूर्णतः विश्वास रखो, क्योंकि हर टीचर अपने आप में 100% देने की कोशिश करेगा, क्लियर। वो चाहता है कि उस संस्था का रिजल्ट आए, बेहतर रिजल्ट आए और वो ऊपर उठे। तो भाई बराबर में बार बार में रैंडम टीचर्स की यूट्यूब चैनल नहीं झांकना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं सोचना है, क्लियर। किसी भी चीज़ को लेके ज़्यादा थिंकिंग नहीं करनी है। और क्या करना है? रिवीजन करना है, पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पत्र सोल्व करने हैं, मॉक टेस्ट लगाने हैं, जो आप लोगों ने स्मार्ट नोट्स बनाए थे उनका रिवीजन करना है। आप ये कर लेते हो तो 30 डेज में आप लोग, मैं ये कह रहा हूँ 140 प्लस भी स्कोर लेके आया हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट से भाई, क्लियर, बिल्कुल क्लियर भाई। अब आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण थॉट जो आप लोगों के लिए मोटिवेशन भर देगा, क्लियर, क्या है? सपने वो नहीं जो सोते समय आते हैं, सपने वो हैं जो आपको सोने नहीं देते। और वी आर हेयर बोर्न टू शाइन, इस बात का ध्यान दीजिएगा। और मैं आपके साथ हूँ, साथ रहूँगा, और मेहनत करेंगे लगातार और सिलेक्शन लेके रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ये पेपर 1 और पेपर 2 का बेस्ट एनालिसिस था, जिससे आप लोग 130 प्लस स्कोर आसानी से कर पाओगे। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, आप लोगों को पता चल गया भाई। किन चीज़ों को अवॉइड करना है वो भी आप लोगों को पता चल गया, और कौन सी चीज़ें करनी है वो भी पता चल गया। गोल्डन रूल्स क्या होते हैं सीटेट को पास करने के, वो भी आपको पता चल गया। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करने की जिम्मेवारी आपकी है। और उन दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा जो सीटेट अब की बार देना चाह रहे हैं, या सीटेट 2 से 3 बार फेल कर जा चुके हैं, या 2 या 3 मार्क्स से फेल कर जाते हैं, या सीटेट में अच्छा सम्मानजनक स्कोर बूस्ट नहीं कर पाते, नहीं हासिल कर पाते, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिएगा भाई। आपका यही दायित्व बनता है। थैंक यू, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत। और बने रहिएगा हमारे साथ। लास्ट अब आने वाले
5 तारीख तक हम पूरे मैथ्स को पेपर 1 और पेपर 2 के सभी चैप्टर्स को 16 करवा चुके होंगे वन शॉट। फिर उसके बाद 10 सालों के प्रीवियस पेपर्स, ठीक है, फिर रिवीजन करना ज़रूरी है। जो स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई उस स्ट्रेटजी से भाई मेरा भी अच्छा स्कोर गया था 130 प्लस का, मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स का भी अच्छा स्कोर गया 140 प्लस का। मैं रोहतक से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, तो अच्छा स्कोर गया है। उनके इंटरव्यू आप लोगों से शेयर करूँगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन अच्छा नहीं बहुत अच्छा जाए और लगातार मेहनत करते रहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भाई कमेंट जरूर बताना, कमेंट करके आपको ये स्ट्रेटजी कैसी लगी। थैंक यू।